दोस्तों नमस्कार। बिहार पीसीएस की क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम कांकर्स चैनल। दोस्तों आज है 6 दिसंबर और आज बिहार लोक सेवा आयोग पर बहुत बड़ा धरना है। आप सभी लोग धरने में पहुंचिए। एग्जाम कांकर्स परिवार भी आपके धरने का समर्थन करता है। एग्जाम कांकर्स परिवार यह चाहता है कि वन डे वन एग्जाम हो, वन शिफ्ट में हो और सबका पेपर समान रहे, नो नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो आप सभी लोग धरने में पहुंचिए, लेकिन एक खास बात, धरने को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से करिएगा ताकि पुलिस को यह मौका न मिले कि वह आपके ऊपर आरोप लगा सके या लाठीचार्ज कर सके या कोई अन्य ऐसी कार्रवाई कर सके जिससे क्षति पहुंचे आप लोगों को। ठीक है, तो शांतिपूर्ण तरीके से धरना दीजिए और ईश्वर करेंगे तो आप बहुत जल्दी सफल होकर लौटेंगे। ठीक है, तो दोस्तों साथ ही हम लोग पढ़ाई भी करते रहते हैं क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग ने अभी तक अपने कदम पीछे नहीं खींचे हैं, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहते हैं। ये हमारी बिहार जो स्पेशल की विविध की जो सीरीज है, ये उसकी लास्ट वीडियो है। अब इसके बाद इसकी कोई वीडियो नहीं आएगी। ठीक है, और करंट अफेयर्स की एक वीडियो हमने अपलोड कर दी है और एक वीडियो अभी और अपलोड करेंगे जब आज फैसला कुछ हो जाएगा उसके बाद। बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देंगे क्योंकि मेरा मानना है कि कम से कम पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा करके आइए। ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे और उसमें कम करके आएंगे तो फिर परीक्षा का पैटर्न ऐसा है कि इतनी चीजें पढ़नी रहती हैं, उतनी सारी चीजें याद नहीं रह सकती। इसलिए चुनिंदा चीजों को ही पढ़ना है और ऐसी चीजों को पढ़ना है जो परीक्षा में पूछी जाए। इसलिए करंट अफेयर्स की एक और वीडियो आएगी और बिहार विविध की जो वीडियो है वो ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगी। तो चलिए तेजी से क्विक रिवीजन सीरीज में क्विक कर देते हैं। ठीक है, क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, फराजी आंदोलन के विरोध में, किसमें? फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताइयूनी आंदोलन, कौन सा आंदोलन है? ताइयूनी आंदोलन। यह फराजी आंदोलन के विरोध में चला था और 1893 में ढाका में ताइयूनी आंदोलन किसने चलाया था? तो देखिए, फराजी आंदोलन के विरोध में जो ताइयूनी आंदोलन चला था उसे जौनपुर के करामत अली ने चलाया था। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि फराजी आंदोलन के विरोध में यह चलाया गया था 1893 में, ढाका में चलाया गया था और ताइयूनी इसका नाम है और इसे किसने चलाया था? जौनपुर के करामत अली ने। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? आपको पता है कि बिहार में नील की खेती एक बड़ी समस्या थी। जबरदस्ती किसानों के खेतों में नील की खेती अंग्रेज करवाते थे, लेकिन जो व्यक्ति नील की खेती नहीं करता था तो उसे टैक्स देना पड़ता था। उस टैक्स का क्या नाम था? तवान। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, उस टैक्स का नाम था तवान। देखिए, न केवल बिहार के लिए बल्कि यूपी के लिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर नील की खेती किसान नहीं करता था तो उसके छूट के बदले उसे कौन सा कर देना पड़ता था? तो तवान कर देना पड़ता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1835 में बिहार में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया? कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1835 में बिहार में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया? तो यह खोला गया पटना में। ठीक है, बिहार में पहला जिला स्कूल पटना में खोला गया। अब देखिए, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बिहार में पहला जिला स्कूल कब खोला गया, कहाँ की जगह? यह भी पूछा जा सकता है कि बिहार में पहला जिला स्कूल कब खोला गया? तो यह खोला गया 1835 में। कहाँ खोला गया? पटना में खोला गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए? तो राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है किस पद पर आसीन हुए? तो यह आसीन हुए पटना नगर पालिका के चेयरमैन। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनने से पहले पटना नगर पालिका के चेयरमैन नियुक्त हुए थे। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जानकारी के लिए बहुत जरूरी है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनने से पूर्व पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? कब? 1929 में। सन जरूर याद रखिएगा इसका, क्योंकि सन कभी कभी पूछा जाता है। तो बिहार में 1929 में किसान सभा का आरंभ किसने किया था? तो यह किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार में 1929 में किसान सभा का आरंभ किया था। अब देखिए, कभी कभी यह पूछा जाता है कि बिहार किसान सभा का गठन कब हुआ? तो यह हुआ 1929 में। ठीक है, बिहार किसान सभा का गठन, बिहार किसान सभा का गठन कब हुआ, यह प्रश्न पूछा जाता है। बिहार किसान सभा का गठन कब हुआ? तो यह प्रश्न पूछा जाता है। तो कब हुआ? तो 1929 में हुआ। तो प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो बिहार में किसान सभा आंदोलन 1929 में किसने आरंभ किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, अली वर्दी खान को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? किसको? अली वर्दी खान को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया 1733 में। 1733 में अली वर्दी खान को बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया।
अब देखिए अलीवर्दी खान जो है 1740 से 1756 तक, कब तक? 1740 से लेकर के 1756 तक, 1756 तक यह क्या थे? ये बंगाल के नवाब भी थे। क्या थे? ये बंगाल के नवाब भी थे। ठीक है ना? तो अलीवर्दी खान 1740 से 1756 तक बंगाल के नवाब थे, लेकिन 1733 में सुजाउद्दीन ने क्या किया? इनका अलीवर्दी खान का एक नाम था मोहम्मद अली, पहले नाम था इनका मोहम्मद अली, और यह क्या थे उस समय? उस समय सुजाउद्दीन के यहाँ राजमहल के फौजदार या सेनापति थे। कौन थे? यह राजमहल के फौजदार थे, राजमहल के फौजदार थे या सेनापति थे। ठीक है ना? तो उससे इनको प्रमोट किया, और इनको प्रमोट करके जो है बना दिया नायब नाजिम। बिहार का क्या बनाया? बिहार का नायब नाजिम बनाया, या उपराज्यपाल इसे कहते हैं, नायब नाजिम बना दिया। किसने? सुजाउद्दौला ने। ठीक है, सुजाउद्दीन ने। तो इन्होंने क्या किया कि इसे बिहार का नायब नाजिम या उपराज्यपाल बना दिया मोहम्मद अली को, और यह आगे इसका नाम हुआ अलीवर्दी खान का नाम दिया। इसे क्या नाम दिया? मोहम्मद अली को नाम दिया अलीवर्दी खान। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि अलीवर्दी खान 1740 से 1756 तक यह बंगाल का नवाब था। पहले इसका नाम था मोहम्मद अली, और यह जो है सुजाउद्दीन के यहाँ राजमहल में फौजदार या सेनापति के रूप में कार्यरत था। बाद में 1733 ईस्वी में क्या किया सुजाउद्दीन ने? इसे अलीवर्दी खान का नाम दिया और नायब नाजिम या उपराज्यपाल के पद पर इसे बिहार में नियुक्त किया। ठीक है, तो कब डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया? नायब नाजिम नियुक्त किया 1733 ईस्वी में। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बिहार में गंगा नदी में जो मिलने वाली सोन नदी है उसका उद्गम स्थल आपको बताना है। तो उसका उद्गम स्थल है अमरकंटक का पठार। जो बिहार में गंगा नदी में सोन नदी मिलती है उसका उद्गम कहाँ है? तो अमरकंटक का पठार है। तो इसे याद रखिएगा, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक का पठार है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में शिक्षा से जोड़ने के लिए संकल्प योजना किस उम्र के बच्चों के लिए शुरू की गई है? पहली बात तो अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि संकल्प योजना का संबंध किससे है, तो उसका संबंध है शिक्षा से है। तो बिहार में शिक्षा से जोड़ने के लिए जो संकल्प योजना चलाई गई है वह कितने उम्र तक के बच्चों के लिए शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है ना? तो बिहार में जो शिक्षा से जोड़ने के लिए संकल्प योजना है वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए चलाई गई है। यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? आपको बताना है कि बिरसा मुंडा, आपको पता है कि बिरसा मुंडा बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, और इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है अपने कम संसाधनों में ही जबरदस्त विद्रोह खड़ा किया। तो बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किस नाम से जानते थे या किसका अवतार मानते थे? तो बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती आबा के नाम से जानते थे। ये अब्बा नहीं है बल्कि धरती आबा। ठीक है, उन्हें धरती आबा के नाम से जानते थे। ठीक है ना? तो बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? धरती आबा का, धरती के देवता का अवतार मानते थे। ठीक है ना? तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे के पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? बिहार सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना। ठीक है ना? तो याद रखेंगे, बिहार सरकार की जो ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना है इसे जो है इसमें किसके किनारे जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो गंगा नदी के किनारे। ठीक है, जो बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना है इसके तहत ये योजना बनाई गई है कि गंगा नदी के किनारे जो खेती होती है वहां पे जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि रासायनिक खादों से जो है जल प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बरसात में खेतों में से मिट्टी और खाद के अंश बह करके नदियों में आते हैं, और नदियां इससे प्रदूषित होती हैं। नदी जलीय जीव भी इससे बहुत प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार जो है नदी के प्रदूषण को दूर करने के लिए, जलीय जीवों के जीवन को बचाने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बिहार की सरकार ने यह योजना बनाई है कि जो गंगा के किनारे खेती होती है उस किनारे की खेती में जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कॉरिडोर का उद्देश्य है कि गंगा के किनारे पर जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है ना? नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार के सारण जिला में स्थित मढ़ौरा में डीजल लोकोमोटिव कारखाना के निर्माण का ठेका मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी है, वैश्विक कंपनी है, उसको बिहार के सारण जिला में स्थित मढ़ौरा में डीजल लोकोमोटिव कारखाना के निर्माण का ठेका मिला है? तो वह कंपनी है, देखिए, जनरल इलेक्ट्रिक। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रिक एक कंपनी है और इसे जो है बिहार के मढ़ौरा में डीजल लोकोमोटिव कारखाना के निर्माण का ठेका मिला है। ठीक है ना?
अब देखिए जनरल इलेक्ट्रिक कहाँ की कंपनी है, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है अमेरिका की, ठीक है ना। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी कहाँ की है, अमेरिका की कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक। आपको पता है कि बिहार के सारण जिला में मढ़ौरा में डीजल लोकोमोटिव कारखाने का निर्माण हो रहा है और उसका ठेका दिया गया है जनरल इलेक्ट्रिक को, और यह एक अमेरिकी कंपनी है, ठीक है ना। बहुत बड़ी कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, यह वायुयानों तक के इंजन बनाती है। तो इसे ही मढ़ौरा में, बिहार के मढ़ौरा में डीजल लोकोमोटिव कारखाना के निर्माण का ठेका मिला है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला है कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है। कौन सा, कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है, आपको बताना है कि कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है। तो यह हुई है बक्सर जिला का राजपुर में। कहाँ, ये ऑप्शन सही है, बक्सर जिला का राजपुर में कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना की गई है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ की गई है, तो बक्सर जिला का राजपुर में कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना की गई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस आईएएस अधिकारी ने की। आपको बताना है कि सुधा कोऑपरेटिव क्या है, सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस आईएएस अधिकारी ने की। तो देखिए सुधा कोऑपरेटिव एक सहकारिता संगठन है और इसकी स्थापना किसने किया था, रामचंद्र सिन्हा ने। यह एक आईएएस अधिकारी थे, ठीक है ना। आईएएस अधिकारी रामचंद्र सिन्हा ने सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना की थी, ठीक है ना। अब देखिए इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1983 में। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना कब की गई थी, 1983 में। और एक आईएएस अधिकारी थे रामचंद्र सिन्हा, इन्होंने सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना की थी। और सुधा डेयरी जो है वहां की बहुत बड़ी डेयरी है, ठीक है ना। बिहार में सुधा डेयरी एक बहुत बड़ी डेयरी है, यह भी याद रखिएगा, ठीक है ना। सुधा जो है एक बहुत बड़ी डेयरी है, इसे याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1983 में आईएएस अधिकारी रामचंद्र सिन्हा ने की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध, आप सारिपुत्र का नाम जानते होंगे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था नालंदा में, ठीक है ना। प्रसिद्ध बौद्ध थे सारिपुत्र, सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था, नालंदा में हुआ था। और यह इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था, नालंदा में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश क्या था। महाभारत और पुराणों में जो वर्णित है कि मगध का सबसे पहला शासक कौन था, सबसे पहला राजवंश कौन था, तो महाभारत और पुराणों में बृहद्रथ वंश को मगध का सबसे पहला राजवंश कहा गया है, ठीक है। तो यह जो है आप तो जानते हैं हर्यक वंश है, लेकिन महाभारत और पुराणों में हर्यक वंश का उल्लेख नहीं मिलता है। तो सबसे पहले बृहद्रथ वंश की चर्चा होती है। तो महाभारत और पुराणों में मगध के जो सर्वप्रथम शासक थे उन्हें बृहद्रथ राजवंश का बताया गया है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि आप तो जानते हैं हर्यक वंश, तो हर्यक वंश के बाद नंद वंश जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें महाभारत और पुराणों में बृहद्रथ वंश को मगध का सबसे पहला राजवंश कहा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, मगध जनपद का संस्थापक कौन था। तो मगध का संस्थापक कौन था, तो यह माना जाता है कि बृहद्रथ तथा जरासंध, ठीक है। बृहद्रथ तथा जरासंध को मगध का संस्थापक माना जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बृहद्रथ तथा जरासंध को मगध का संस्थापक माना जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मगध का संस्थापक किसे माना जाता है, बृहद्रथ तथा जरासंध को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। देखिए मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो यह माना जाता है बिंबिसार को, ठीक है ना। बिंबिसार जो है हर्यक वंश का शासक था और सबसे पहले मगध साम्राज्य को इसने एक स्वरूप प्रदान किया, इसीलिए इसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। तो बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यह भी याद रखिएगा। ऊपर के जो 3 प्रश्न हैं इन पे कंफ्यूज न होइएगा, अलग अलग मतलब तरीके से इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए ऊपर सबसे पहले था कि पुराणों के अनुसार कौन वंश मगध पे सबसे पहले शासक किया, फिर अगला प्रश्न था मगध जनपद का संस्थापक कौन था, और फिर अगला प्रश्न है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो इन तीनों में अंतर रखिएगा, कंफ्यूज न होइएगा, और बिहार पीसीएस की परीक्षा में सीधे ही प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मगध साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वह बिंबिसार को माना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था। तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके कौन सा राज्य जीता था, तो यह राज्य जीता था अंगराज्य,
ठीक है। बिहार ने बिम्बिसार ने किसको पराजित किया था? ब्रह्मदत्त को पराजित किया था। ये अंग के शासक थे और इनको पराजित करके बिम्बिसार ने अंग राज्य पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है ना। तो तत्कालीन जो है अंग के जो शासक थे वो थे ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त को पराजित कर बिम्बिसार ने अंग पे कब्जा किया था, अंग को जीता था। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, वज्र संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? वज्र संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? तो देखिए आपको पता है कि लिच्छवी जो है दुनिया का सबसे प्राचीन गणराज्य माना जाता है, लिच्छवी गणराज्य। ठीक है ना। और लिच्छवी गणराज्य बिहार में ही स्थित था। वर्तमान में जो है हाजीपुर उसका मुख्यालय है। तो जो लिच्छवी गणराज्य था वह जो है दुनिया का सबसे प्राचीन गणराज्य होने का गौरव इसे प्राप्त है। और इस गणराज्य को हराने के लिए, इस पर विजय प्राप्त करने के लिए मगध शासक अजातशत्रु ने साम दाम दंड भेद सब रचा था। कहा जाता है कि अजातशत्रु को महात्मा बुद्ध की तरफ से भी कुछ सहयोग मिला था लिच्छवियों को हराने के लिए। ठीक है ना। यह कहा जाता है, कई किताबों में ऐसा उल्लेखित है कि महात्मा बुद्ध ने भी अजातशत्रु को लिच्छवियों को पराजित करने में सहयोग दिया था। तो देखिए जो सबसे बड़ा और सबसे मजबूत संघ था वो लिच्छवी संघ था और अजातशत्रु उसे किसी भी हालत में तोड़ना चाहता था। तो उसने चाहे महात्मा बुद्ध का सहारा लिया, चाहे अन्य गुप्तचरों का सहारा लिया, जिसके माध्यम से उसने लिच्छवियों में फूट पैदा कर दी और अंततः लिच्छवियों को पराजित कर दिया। तो इस प्रकार अजातशत्रु ने लिच्छवियों को पराजित किया था। तो यह पहला शासक था मगध का जिसने लिच्छवियों को पराजित किया था। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट और आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। और 17वीं जो बिहार पीसीएस की परीक्षा है उसके लिए भी हमारा बिहार स्टैटिक जीके का विविध का आखिरी प्रश्न है ये। इसके बाद हम कोई ऐसी वीडियो नहीं डालेंगे। अब देखिए आखिरी प्रश्न आज का, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमुसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो देखिए अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में पहली बार रथमुसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो यह था लिच्छवियों के विरुद्ध। लिच्छवियों का जो युद्ध हुआ था अजातशत्रु का, वो बहुत बड़ा युद्ध था और अजातशत्रु किसी भी हालत में लिच्छवियों की एकता को तोड़ना चाहता था। उसी युद्ध में उसने रथमुसल और महाशिलाकंटक मतलब एक जो है पत्थर फेंकने वाला जो होता है, आपने देखा है, अगर बाहुबली पिक्चर आपने देखी हो तो बाहुबली सेकंड में, बाहुबली 2 में महाशिलाकंटक और रथमुसल नामक हथियारों का प्रयोग दिखाया गया है। ठीक है। जब पत्थर फेंकता है वो ऊपर किले से और उसमें बाद में चद्दर लपेट के उसमें आग लगा देता है, तो ये वो था महाशिलाकंटक। ठीक है। तो इस प्रकार जो है अजातशत्रु ने रथमुसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का जो प्रयोग किया था वो लिच्छवियों के विरुद्ध किया था। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 ऐसे प्रश्न जो इसमें से परीक्षा बीपीएससी की परीक्षा में कई प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे ये। यह प्रश्न आपको कैसे लगे, ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिए। साथ ही दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी बिहार स्टैटिक जीके को तैयार करने में कोई परेशानी ना आए। ठीक है। और आज के आंदोलन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते हैं, कोशिश करते हैं कि आंदोलन से कैसे हम जुड़ सकते हैं। ठीक है। बाकी एग्जाम कांकर्स परिवार आपको पूरा समर्थन करता है, लेकिन शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से धरना दीजिएगा, हम उसी का समर्थन करते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए या इसके पहले जो हमने 1, 2, 3, 4 बिहार के स्टैटिक जीके के विविध के सीरीज पढ़ाई है उसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन प्रश्नों की जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और जब इच्छा चाहे तब उसे पढ़ सकते हैं। और हाँ, बिहार करंट अफेयर्स की एक वीडियो हमने अपलोड कर दी है, उसे जरूर देख लीजिएगा। बहुत कंपाइल मैटर है, क्योंकि हमारा विश्वास है कि हम 1000 प्रश्नों में 10 प्रश्न नहीं फंसाएंगे, हम 20 प्रश्नों में 10 प्रश्न फंसाने की क्षमता रखते हैं। तो हम बहुत लिमिटेड और बहुत कंपाइल मैटर ही देते हैं। ठीक है ना। तो आप उसे करंट अफेयर्स को जरूर देख लीजिएगा। और अगर आज सब कुछ सही रहा, निर्णय आपके पक्ष में आया बिहार लोक सेवा आयोग का, तो हम एक वीडियो करंट अफेयर्स की और आपको देंगे। और उसके बाद जो है आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जल्दी से बीसीएस की परीक्षा को, प्री परीक्षा को पास करिए। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।